नमस्कार साथियों, चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चंद्रा आईएएस ने आपसे वादा किया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था से आरओ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2001 से 21 के बीच में, वो सारे प्रश्न की व्याख्यात्मक सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ आपके बीच में लेके आएंगे। इस कड़ी को हम लोग पूरा करते हुए यहाँ पे एक बैच लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। शिवम सर, विक्रम सर, रूपा मैम अपने अपने सब्जेक्ट के जो महारथी हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को कराएंगे। इस बीच में हमारा गदर बैच आ गया है जिसको आप प्ले स्टोर पर जाके हमारे बैच ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस कर सकते हैं, क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के के निदेशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट। देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट को कहा जा सकता है, मतलब सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप अगर उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद क्या होगा, जब आप उसको पढ़ ले रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरी समरी मिल जाए। तो किसमें मिलेगा? फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, प्रीएम्बल में। उद्देशिका जब आप पढ़ेंगे तो उद्देशिका को जब भी आप पढ़ते हैं तो वहां का समरी मिल जाता है। और उद्देशिका को किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने बोला था, कहा था कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, मतलब दिल और आत्मा को कहा था। जबकि के.एम. मुंशी ने पॉलिटिकल होरोस्कोप और राजनीतिक कुंडली कहा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एन.ए. पहिलवाला ने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको संविधान का पहचान पत्र कहा था। तो इसमें आपको 4 नाम याद करना है। के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा था? पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और पहिलवाल ने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको उन्होंने कहा था कि ये दिल और आत्मा है संविधान का। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नामों को अपने दिल में बसा लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। ये 4 क्वेश्चन, जो 4 नाम है, के.एम. मुंशी जी का नाम है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। के.एम. मुंशी जी का नाम है, के.एम. मुंशी जी का नाम है। फिर उसके बाद हमारा ठाकुरदास भार्गव जी का नाम है, एन.ए. पहिलवाल का नाम है, और हमारे अंबेडकर जी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल। अभी हमने प्रियम्बल को बात की थी, किसने? सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है जिससे सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। 42वें से, 44 से और 52वें से। हम एक एक ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं। 42वें से जोड़ा गया था, संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। पहला था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि अगर हम बात करेंगे 44वें से, तो 44 संविधान संशोधन जो है 1978 का, उसने राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब फंडामेंटल राइट में जो प्रॉपर्टी का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जबकि हम बात करेंगे 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची में 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जोड़ा गया था। और 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, और इसको मोस्ट फेमसली दल बदल कानून कहा जाता है कि जब एक पार्टी का चुना हुआ नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है तो दल विरोधी कानून कहा जाता है। तो आप इसमें से लगा सकते हैं सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर इसमें बस होगा 42वां संविधान संशोधन, मतलब जिसे 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, मतलब पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई।
अभी पिछले में हमने देखा था कि संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से वो शब्द थे? हमारा समाजवाद, दूसरा हमारा अखंडता और तीसरा हमारा पंथ निरपेक्ष। जबकि हम इसमें देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। पर 17वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है और 44वां तो आपने देख लिया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। संविधान संशोधन 17 से यह पता चलता है कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि की अधिग्रहण पर प्रतिबंध जब तक कि मुआवजे के रूप में भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका मतलब अगर आप किसी भी कल्टीवेटेड लैंड को कब्जा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको उनके मार्केट वैल्यू पे भुगतान करना पड़ेगा, तभी क्या कहते हैं उस कल्टीवेटेड लैंड पे आप कब्जा कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जबकि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि आर्टिकल 368 और अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को आप अल्टर कर सकते हैं। मतलब कि मौलिक जो अधिकार हैं उसको एक तरफा बदलने की अनुमति मिल जाती है। किसको मिल जाती है? सब पार्लियामेंट को। मतलब कि पार्लियामेंट जो सांसद है वो अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से अल्टर कर सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो जाएगा कि जो प्रियम्बल है वो उसमें कौन से अमेंडमेंट किया गया था, तो आप लगाएंगे 42वें से। जबकि 17वें से कब्जे की बात की जाती है जमीन पे मुआवजा देके, 24वें से बात की जाती है आप पार्लियामेंट से अल्टर कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अनुच्छेद 368 और 13 को, और 44वें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। आते हैं हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्पेशल लिस्ट। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। जबकि हम बात करेंगे 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7वीं अनुसूची की जब बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक यूनियन लिस्ट, दूसरा एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास फुल पावर होता है उसमें लॉ बनाने के लिए। जबकि स्टेट लिस्ट में लोकल सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए। जबकि कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दी जाती है? यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है अगर यूनियन और स्टेट में टकराव है। और यूनियन लिस्ट में अब तक 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती में 52 सब्जेक्ट हैं। इसको आप लिख सकते हैं 100 सब्जेक्ट, 61 और 52 सब्जेक्ट हैं टोटल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 100, 61 और 52। 100 सब्जेक्ट किसमें है? यूनियन में, 61 है स्टेट में और 52 है कंकरेंट में। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग वो किसमें है? वो कंकरेंट का पार्ट है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 3 है 7th शेड्यूल में। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लिए। 7th शेड्यूल जो डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, 7वीं अनुसूची जो है वो डिवीजन ऑफ पावर सेपरेट करती है स्टेट का और यूनियन गवर्नमेंट का। सारे मैंने चीजें बता दी हैं, आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। यूपीआरओ एआरओ एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं सूची से कैसे कैसे क्वेश्चन शेड्यूल से पूछे जा रहे हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 8वीं, 9वीं और 10वीं। जबकि मैंने सूची बता दी थी, 7वीं अनुसूची में है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। जैसा कि आपको पहले अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पढ़ाया था अभी। फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा की बात की जाती है। 9वीं अनुसूची में क्या क्या? अधिनियम में का विधि मान्यकरण मतलब लीगल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, लैंड रिफॉर्म की बात की जाती है। जबकि इससे पहले ही क्वेश्चन में दल बदल कानून की बात की थी, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो आप इससे मिला लीजिए, ए का क्या हो जाएगा? 3, ए का 3, बी का हमारा हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 4 और डी का हमारा हो जाएगा 2। तो 3142 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 5 का डी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यूपीआरओ एआरओ री एग्जाम 2016। तो 5वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा शेड्यूल दिया है। पहले शेड्यूल में क्या बात की गई है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स
एंड यूनियन टेरिटरी, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ, इसको याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अनुसूचियों से। टीयर्स मतलब टर्म्स एंड अलाउंसेस, एमोलमेंट्स, ओथ एंड अफर्मेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया, फेडरल लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत और म्युनिसिपालिटी, ये है हमारे 12वीं अनुसूची, ये है ट्रिक हमारा शेड्यूल का। तो आप लोग इसको याद करिएगा, लिख लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हर एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहां से सही होंगे। ये देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए भाग से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोग अपनी तैयारी करिए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की, उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ भाग, जो 25 भाग है उनको रट डालिए और शेड्यूल्स रट डालिए और कुछ संविधान संशोधन। 100% जहां से 15 से 20 क्वेश्चन जब भी पॉलिटी में पूछे जाएंगे तो यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, एक दिन लगेगा रटने में, रट लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन पक्का कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का है। अब देखिए भाग से क्वेश्चन आया है मेंस 2013 में, मतलब मेंस जैसे एग्जाम में भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। 15वां भाग क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है, इसको आपको ध्यान रखना। 15 क्या कहता है, निर्वाचन की बात करता है। 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों को विशेष संबंध में स्पेशल क्लास के बारे में बात करता है। 17 क्या बात करता है, 17 बात करता है हमारा राजभाषा की बात करता है, और जबकि 18 बात करता है इमरजेंसी की बात करता है। आप इसमें से मिला सकते हैं कौन कौन सा होगा। 15 हमारा निर्वाचन, ए का 4 हो जाएगा, बी का हमारा कुछ सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी का हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा ये हो जाएगा, सी का जब 2 लगा देंगे तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। तो 6 का हमारा बी हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जितने 22 पार्ट्स हैं मैंने इसमें बता दिए हैं, आप इन सबको रट सकते हैं। देख लीजिए ये पार्ट 10 तक है, ये टोटल पार्ट 22 तक है। इसको आप आर्टिकल के साथ याद करिएगा। जैसे भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल आता है, भाग 2 में 5 से 11 आता है, भाग 3 में 12 से 35 आता है, भाग 4 में 36 से 51 आता है, 4A में 51A आता है। इसी तरीके हम चलते चले जाएंगे तो 22 पार्ट आ जाएगा और सारे आर्टिकल आपके तैयार हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग कौन सा है, अनुच्छेद 117, 119, 121 और 123। अब आपको जैसे पता है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 आता है, जबकि फाइनेंस बिल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 117 आएगा। इसमें 2 फाइनेंस बिल की बात की जाती है। जब हम लोग पार्लियामेंट की क्लास करेंगे तो फाइनेंस बिल के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। जबकि 118 और 119 ये एक साथ होते हैं। 118 और 119 क्या बात करते हैं कि संसद में प्रक्रियाओं के शासन के बारे में बताता है, मतलब कैसे कैसे वहां पे रूल्स हैं और कैसे कैसे संसद की कार्रवाई चलेगी, इसके बारे में बताता है। जबकि अनुच्छेद 123 बताता है ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है, 123। और जबकि आर्टिकल 121 जो है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधेयिका में चर्चा नहीं की जा सकती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनका संसद में उनके कैरेक्टर के बारे में लेके कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। जबकि 122 में कहा जाता है कि पार्लियामेंट की जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय उस पर सवाल नहीं उठा सकता। तो ध्यान रखिएगा 121 क्या कहता है कि जज का जो है 121 कहता है जो भी जज होंगे उनकी कार्रवाई पार्लियामेंट में नहीं होगी, और 122 कहता है पार्लियामेंट का जो भी संचालन होगा उसकी कार्रवाई कहां नहीं होगी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, मतलब किसी भी कोर्ट में नहीं होगी। मतलब 121 और 22 उनको पूरी तरीके से छूट दे के रखें। और 123 में मैंने ऑर्डिनेंस बता दिया। 123 में जो ऑर्डिनेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, 123 से है जो स्टेट यूनियन से है, जबकि 213 से स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
फिर पार्ट से क्वेश्चन आ गए हैं, और ये कब पूछा गया था? 2016 में। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सिटीजनशिप भाग 2 में है, बिल्कुल है। यूनियन टेरिटरी भाग 7 में है, बिल्कुल नहीं है। म्युनिसिपालिटी 9A में है, और इलेक्शन 15 में है। तो करेक्ट आंसर कौन है? नॉट, मतलब सही सुमेलित नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, इसमें सही सुमेलित नहीं है। मैंने भाग बता दिया है, और आप लोग भाग देख के सही क्वेश्चन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फिर देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमेशा दिखाइएगा कौन सा नहीं है, और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला क्या है? 2016 में देख लीजिए पार्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूं इन क्वेश्चन के माध्यम से कि आप अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां रट लेते हैं तो आपको कितने सही ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पंचायत 9B, म्युनिसिपालिटी 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B, और ट्रिब्यूनल 10। जबकि ट्रिब्यूनल जो है वो 14A में मेंशन किया गया है। अगर आपको पार्ट याद होगा तो आसान हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप? फिर देखिए पार्ट के क्वेश्चन आ गए, कितने बार भाग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देखिए यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेन 2010 का क्वेश्चन है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिटीजनशिप की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा बताइए? भाग 1 में कहां तक आर्टिकल आता है? 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट 36 से 51, और फिर हमारा पार्ट 2 में आ जाता है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11, और फिर हमारा पार्ट 4 में आ जाता है हमारा 37 से 51। तो ये कौन कौन से हो गए? ये हमारा यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, फिर ये हमारा हो गया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, और पार्ट 2 में हमारा नागरिकता हो गया, और नागरिकता के बारे में पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो किसने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे? तो 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इसको ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 395। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होता है, पर उसके कुछ भाग को लागू किया जाता है, पर ऑफिशियल तौर पे 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसका आप हमें रीजन बताइएगा कि इनका 2 महीने या 3 महीने का समय क्यों लगता है इसको लागू करने में। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है जिसकी वजह से इसको 3 महीने डिले कर दिया जाता है, जबकि हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, बट उसको पूरी तरीके से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, इसको बताना है। ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा संविधान से हमारा सोर्स लिया गया है। जैसा कि हम बात करते हैं ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता की बात की गई है। कहां से की गई है? यूनाइटेड किंगडम से। कैबिनेट सिस्टम की बात की गई है, कैबिनेट सिस्टम की बात की गई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट से, यहां पे फंडामेंटल राइट लिया गया है, मतलब मूल अधिकार कहां से लिया गया है? देख लीजिए, अमेरिका से लिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है, और जब हम प्रेसिडेंट के महाभियोग की बात करते हैं तो भी वो हमारा अमेरिका से लिया गया है, और जुडिशियल रिव्यू की मतलब जजमेंट जो भी आ गया है उसका रिव्यू भी जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भाग 4 में है और 37 से 51 के बीच में है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा ये आयरलैंड से लिया गया है। जबकि हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुरी पावर और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। जैसे भी हम गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो प्रक्रिया जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। रेजिडुरी पावर, उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेजिडुरी पावर 3 तरीके की पावर मैंने बताई थी, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है रेजिडुरी पावर। तो रेजिडुरी जो पावर है उस पे कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, और उस पे कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने का काम जो करेगा उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो इससे हमारा पता चलता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया था
सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को रटना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी मैं क्लास लूंगा और आप लोग को रटवा दूंगा, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इससे आप पढ़ सकते हैं यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, इन सबको आप अच्छे से देखें। जर्मनी से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। सॉरी, जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स नहीं लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया है, इमरजेंसी के तहत लिया गया है, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट काट दीजिएगा। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, 368 लिया गया है, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली गई है। और जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट embodied इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन adopted फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फिर आप देखिए फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितनी बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ये 2006 में भी आता है, 2014 में भी आता है, पिछले भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आज का आंसर सी होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैंने सारे सोर्सेज आपको बता दिए हैं। फिर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अभी तक हम फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार की बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन पूछा गया मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। मैंने सारे आपको बता दिए हैं कौन सा कहां से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का मतलब यह होता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। और जैसा कि नागरिक की ड्यूटी बनाई जाती है अपने प्रति, अपने देश के प्रति, और उसमें 10 चीजें ऐड की जाती हैं और 86 संविधान संशोधन करके 11वां पार्ट भी ऐड कर लिया जाता है। और उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। हम चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन से। उसके बाद क्या क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब इसको देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हम लोग देखते आ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और टोटल 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्तर थे, डी.पी. खैतन थे। ये 7 लोग थे जो हमारे संविधान सभा बनाने जा रहे थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो हमारा सही क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को ये परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावना पेश करते हैं, ठीक है। आप समझ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब प्रस्तावना पेश करते हैं। और ये रहे 7 मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। आप देखिए ये हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खैतन। और माधवराव जो थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 और 1947। आप देख सकते हैं 1909 में क्या हुआ था, 1919 में जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह से हमारे एक्ट चलते रहते हैं। और कुछ ब्रिटिशर सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सुधार लेकर आया करती थी। इसमें 1909 का मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहा जाता है, 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, 1935 का बहुत महत्वपूर्ण, जहां से हमारे 80% मतलब 80% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ली गई हैं लगभग, तो कहां से ली गई हैं, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। और भारत की आजादी के बाद 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविजन जो आता है कहां से आता है, 80% कहां से लिया गया, 1935 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 में क्या है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, जो मैंने बताया है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। 1909 में कौन सा रिफॉर्म आया था, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म आया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है
भारतीय सरकार अधिनियम 1909 मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म। फिर हम देखते हैं 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया था, 1909 में या 1919 में, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर चाहिए। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आप देख सकते हैं 1935 का, आप देख सकते हैं जहां से मोस्ट ऑफ द प्रोविजन लिया गया था, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात की गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और आज की क्लास का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, हु सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सभा बनी थी, मतलब संवैधानिक सभा जो बनी थी, उसमें सब कांग्रेस के मेंबर थे। जो ऑस्टिन जी ने कहा था ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है तो उनको बॉम्बे की पूना सीट से पुनः निर्वाचन करके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया जाता है, और वो कांग्रेस के पार्ट नहीं थे। तो इसको किसने कहा था, ऑस्टिन जी ने कहा था। किसने कहा था, ऑस्टिन। क्लेमेंट एटली ने क्या कहा था, क्लेमेंट एटली जो थे वो जब वर्ल्ड वार दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो लेबर पार्टी से ब्रिटिश के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और भारत में वो माउंटबेटन प्लान भेजते हैं। जबकि विंस्टन चर्चिल जो थे, कैबिनेट मिशन को कौन भेजता है, ये भेजते हैं। और विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अधनंगा भिखारी कहा था, मतलब एक हाथ में लाठी है और नंगा है, और उसने पूरे ब्रिटिश को और पूरे दुनिया को हिला के रखा है। लॉर्ड माउंटबेटन वो प्लान है जिससे भारत का विभाजन हो जाता है और भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन जो विगत वर्षों में आरओ में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन अभी 2001 से 2021 तक पूछे गए हैं। 20-20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आएंगे और फिर इसको कंपाइल करके आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा। फिर हम चलते हैं, ये हमारा कोर्स है, 499 रुपए में ऑनलाइन कोर्स है, 299 में टेस्ट सीरीज है। 299 की टेस्ट सीरीज है, कितना भी पढ़ लो पर खुद का आकलन करना पड़ेगा। और आकलन करने का सबसे सही तरीका होता है प्रश्न पत्र को हल करना, प्रीवियस ईयर लगाना और नए क्वेश्चन को खोजना, क्योंकि 60 से 70 पुराने क्वेश्चन आएंगे, पर जो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो है टेस्ट सीरीज। 20 से 25 नए क्वेश्चन आएंगे। तो 299 की टेस्ट सीरीज है, ले लीजिए। 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, 299 रुपए का महंगा हो गया है। चलिए चलते हैं, ये हमारा चंद्रा IAS का ऐप है। एंड्रॉयड के फोन में जाएंगे, प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में जाइए, चंद्रा IAS कोचिंग लखनऊ सर्च करिए और प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा बेल आइकन है, ये सारी चीजें हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।